वेलकम टू इंस्पिरेशन बीपीएससी। हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज़ कर रहे हैं आने वाली 67th बीपीएससी पीटी और सीडीपीओ के लिए। इस सीरीज़ में हम लोगों ने अभी तक 270 क्वेश्चंस तक कर लिया है और इन क्वेश्चंस के थ्रू हमने तमाम अन्य क्वेश्चंस भी रिलेटेड क्वेश्चंस और करंट न्यूज़ को कवर किया है। इस वीडियो में हम लोग 271 टू 280 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 271, किस देश ने देश के प्रमुख मेट्रो स्टेशनों में से एक का नाम महात्मा गांधी स्टेशन रखने का निर्णय लिया है? तो मॉरिशस ने ऐसा किया है। देश के प्रधानमंत्री यानी मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने कहा कि मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के लिए भारत के समर्थन के लिए आभार व्यक्त करने के लिए देश के प्रमुख मेट्रो स्टेशनों में से एक का नाम महात्मा गांधी स्टेशन रखने का फैसला किया गया है। तो मॉरिशस ने अपने एक स्टेशन का नाम महात्मा गांधी स्टेशन रखेगा और मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस है। ठीक है, और इसकी करेंसी क्या है? तो मॉरिशियन रुपी। ओके, अब हम मैप पर देखते हैं कि मॉरिशस है कहाँ। ये देखिए, ये है आपका इंडिया, ये है इंडियन ओशन। ठीक है, ये इंडियन ओशन है, यहाँ है आपका मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस एक अफ्रीकन कंट्री माना जाता है, मतलब ये अफ्रीका महाद्वीप की कंट्री है। ठीक है, ये है आपका अफ्रीका, ये है मेडागास्कर। ओके, तो मॉरिशस आपको इंडियन ओशन में आपको मिलेगा। ठीक है, अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 272, किस देश ने तेल रिसाव के बाद क्षतिग्रस्त तटीय क्षेत्रों में 90 दिनों के पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है? ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इमरजेंसी किस देश ने घोषणा की है? ऑयल स्पिल के कारण, ठीक है, तेल रिसाव के कारण पेरू ने की है। ठीक है, पेरू एक साउथ अमेरिका की कंट्री है। तो हाल ही में पेरू की सरकार ने क्षतिग्रस्त तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के बाद 90 दिवसीय पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है। ठीक है, पेरू की राजधानी है लीमा। और पेरू से एक इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है। पेरू देश के नाम पे एक सागरीय जो करंट होता है, ठीक है, जो ओशन का करंट होता है उसका नाम है, उसका नाम होता है हम्बोल्ट करंट। ठीक है, जिसे पेरू करंट भी कहा जाता है। यह एक ठंडी कम लवणता वाली महासागरीय धारा है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, मैप में हम लोग देखते हैं तो आप ये नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम्बोल्ट करंट कहाँ कहाँ बहती है, ठीक है, और किस महाद्वीप के तट पे बहती है। ठीक है, और ये ठंडा मतलब कोल्ड करंट है या हॉट करंट है। ठीक है, तो ये एक ठंडी धारा है। मैप पर देखते हैं पेरू कहाँ है। देखिए, ये है साउथ अमेरिका का मैप। ठीक है, यहाँ आपको वेस्ट कोस्ट पे पेरू जो है कंट्री आपको मिलेगा और जो हम्बोल्ट करंट है वो ऐसे बहती है। ठीक है, हम्बोल्ट करंट आपको ऐसे बहते हुए मिलेगी। ठीक है, पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट। ठीक है, पैसिफिक ओशन में। ठीक है, ये पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक ओशन में हम्बोल्ट करंट बहती है, ठंडी धारा होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 273, किस देश ने हाल ही में बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल मोटर वाहन समझौते यानी कि मोटर व्हीकल एग्रीमेंट MVA से वापस ले लिया है? तो भूटान ने। बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल ने 2015 में थिम्पू भूटान में मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, 2015 का यह समझौता है। भूटान ने BBIN यानी कि भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल मोटर वाहन समझौते से बाहर रहना जारी रखने का फैसला किया है। मतलब वो अभी इस पे नहीं रहेगा, वो बाहर रहेगा इस समझौते से। भूटान के PM ने कहा कि देश की सर्वोच्च प्राथमिकता कार्बन नकारात्मकता है, मतलब कार्बन नकारात्मक रहना है, इसलिए उनके लिए MVA में शामिल होना संभव नहीं है। कार्बन नकारात्मक मतलब क्या होता है कि जो इमिशन उनके कंट्री का होगा वो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। जितना वो लोग ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा उनका कार्बन
इमिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भूटान दुनिया का एकमात्र देश है जो कार्बन निगेटिव है, जिसका मतलब है कि जितना खर्च करता है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 274, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इसे अब एक टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। तो राजस्थान में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से हरी झंडी मिल गई है। रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। इस टाइगर रिजर्व के जुड़ने से राजस्थान को रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के बाद चौथा टाइगर रिजर्व मिल गया है। तो ये सब नाम भी आप याद रख लीजिएगा, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, और उसके बाद रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये चारों राजस्थान में है। और एक और इसके बाद जो 53वां टाइगर रिजर्व है वो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, छत्तीसगढ़। इसको भी टाइगर रिजर्व की सूची में डाल दिया गया है। ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में और 3 टाइगर रिजर्व हैं, वो हैं उदती, सीता नदी, अचानक कमार और इंद्रावती। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, पीछे का कुछ बैकग्राउंड शोर आ रहा है। ठीक है, और एक तमिलनाडु 2021 में एक और टाइगर रिजर्व को मान्यता मिली है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा, वो है श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई। ठीक है, ये तमिलनाडु में है। तो 2021 में ये सब टाइगर रिजर्व बने हैं, इसलिए आपको पता होने चाहिए। भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा संख्या है, इसीलिए मध्य प्रदेश को एक टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। टाइगर रिजर्व से एक और न्यूज़ जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि ईरोड जिला तमिलनाडु में है, को 2010 के बाद बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80 होने के बाद प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये एक पुरस्कार है जो बाघों की संख्या दोगुनी होने पर दी जाती है, TX2 पुरस्कार। तो नेपाल के एक नेशनल टाइगर रिजर्व को मिला था और इंडिया के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला था। ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। भारत के पेंच टाइगर रिजर्व में कॉलर वाली बाघिन की हाल ही में मृत्यु हो गई। ठीक है, पेंच कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और इसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आए तो आप मध्य प्रदेश कीजिएगा। ठीक है, तो ये एक करंट में न्यूज़ में था कि एक बाघिन थी जिसका नाम था कॉलर वाली, उसका हाल ही में निधन हो गया। उसको सुपर मॉम भी कहा जाता था क्योंकि उसने 29 बच्चों को जन्म दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि कॉलर वाली बाघिन जो हाल ही में जिसका निधन हो गया वो किस टाइगर रिजर्व से बिलोंग करती थी, संबंध रखती थी? तो वो पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 275, किस भारतीय राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस बनाया है? तो केरल ने बनाया है। केरल बर्ड एटलस भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस है, जिसने सभी प्रमुख आवासों में पक्षी प्रजातियों के वितरण और बहुतायत के बारे में ठोस आधारित डेटा तैयार किया है। और 1 दिसंबर 2021 की न्यूज़ है केरला से संबंधित कि नीति आयोग ने 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया है, जिसमें केरला टॉप पर आया है। ठीक है, तो एक बार रैंकिंग देखते हैं। देखिए, ये है रैंकिंग जिसमें केरला देखिए 18-19 और 19-20 दोनों में टॉप पर था। ठीक है, और सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश है, माफ़ कीजिएगा 19-20 में तमिलनाडु है, 18-19 में आंध्र प्रदेश था। तो 19-20 का जो आंकड़ा जारी हुआ है उसमें फर्स्ट पे है केरला, सेकंड पे है तमिलनाडु और थर्ड पे है तेलंगाना। ओके, और बॉटम की बात करें तो बॉटम में 18-19, 19-20 दोनों में ही यूपी थे और सेकंड बॉटम में बिहार था। तो ये बिहार की रैंकिंग आप याद रख लीजिएगा, ये प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 276, हाल ही में भारत के किस राज्य के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर के लिए ऐसा किया गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर के 20 जिलों के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक वस्तुतः जारी किया। जिला सुशासन सूचकांक में शीर्ष जिला जो है वो जम्मू है। ठीक है, तो भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज सुशासन सूचकांक जारी हुआ है और जिसमें जम्मू ने रैंक 1 लाया है। ठीक है,
इसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG ने केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के साथ साझेदारी में तैयार किया है। ठीक है, तो आप इसको सर्च कीजिएगा, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, हमने इसे पहले कवर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 277, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा? तो वित्त मंत्रालय के। हो सकता है आपको लगे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, के अंतर्गत किया जाए, लेकिन नहीं, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत किया जाएगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को, ठीक है, ये हटा दीजिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सरकार से जुड़ी अन्य एजेंसियों की अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति को मुद्रीकरण करने के लिए NLMC की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, NLMC का मतलब नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, ठीक है, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। तो NLMC की घोषणा 5,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी के साथ की गई है, जिसे वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 278। जहां आपको लगे कि मैं फास्ट बोल रहा हूं, आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, या फिर ज़रूरत पड़े तो आप रिवाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूं कि आपका समय बचे। ठीक है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय को बचाना इंपॉर्टेंट है। एक विद्यार्थी के जीवन में समय से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। जो विद्यार्थी समय के महत्व को समझ गए, उनका सक्सेस मिलना उनके लिए तय होता है। क्वेश्चन नंबर 278, किस भारतीय को हाल ही में वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रोफेसर दीपक धर को, हाल ही में प्रोफेसर दीपक धर को वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित किया गया है। ये किस चीज़ का पुरस्कार है? फिजिक्स का। ठीक है, तो वह यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने, इसीलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। और अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड के साथ इस पुरस्कार को साझा किया। तो प्रश्न में हो सकता है एक ऑप्शन में आपको दीपक धर दे दे और दूसरे में हॉपफील्ड, जॉन हॉपफील्ड दे दे, तो आपका बिहार BPSC में ऑप्शन E सही हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक। यह पदक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के सांख्यिकी भौतिकी आयोग द्वारा हर 3 साल में दिया जाता है। यह केवल एक बार किसी व्यक्ति को दिया जाता है और इस शर्त पर कि वह व्यक्ति अब तक नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है। तो जो व्यक्ति नोबेल पुरस्कार जीत चुका होता है उसे यह पुरस्कार नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर दीपक धर। क्वेश्चन नंबर 279, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो M जगदीश कुमार के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति M जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो M जगदीश कुमार पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति थे, अब ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष हैं। तो JNU के कुलपति कौन अब बन गई हैं? तो इसको हमने पहले भी कवर किया है। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। JNU की फर्स्ट फीमेल, ठीक है, कुलपति कौन है? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। दोनों नाम आप याद रखिएगा, M जगदीश कुमार और शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। मैं रिपीट करता हूं ताकि आपको वीडियो देखने समय ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे। क्वेश्चन नंबर 280, महिला वर्ग में 2022 सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती? ठीक है, तो महिला वर्ग में 2022 की सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है PV सिंधु ने। ठीक है, PV सिंधु ने। और पुरुषों का फाइनल मैच रद्द कर दिया गया था क्योंकि खिलाड़ियों ने कोविड सकारात्मक परीक्षण किया था। मतलब उनको, कुछ खिलाड़ियों को कोविड हो गया था, जिसके कारण पुरुषों का जो वर्ग में था वो फाइनल मैच रद्द हो गया। अब देखिए, PV सिंधु टोक्यो 2021 की ओलंपिक में महिला एकल बैडमिंटन में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, और बैडमिंटन से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि प्रथम पैरा बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ में खुला है। ठीक है, तो ये हमारे 280 क्वेश्चंस, 280 क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। ठीक है,
आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब ऑलमोस्ट 1 महीना बचा हुआ है आपके बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम में। तो आप जब खाली समय में हो तो इन वीडियोस को, जब आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा और खाली आपका समय लगे तो आप इन वीडियोस को देखिए, और जब आप पढ़ रहे हो, टेबल कुर्सी पे बैठे हुए हो, तो आप इनके नोट से पढ़ें। और अगर किसी और अन्य सोर्स से कर रहे हैं तो आप वहीं से कीजिए। अभी आप सोर्स बदल बदल कर मत कीजिए। हाँ, यहाँ से आप तब कर सकते हैं जब आपको लगे कोई आपका गैप रह गया है और कुछ करंट अफेयर्स में आप रिवाइज करना चाहते हैं, कुछ नया प्रश्न करना चाहते हैं, तो इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं। हमने बहुत सोर्स से इसको कंपाइल किया है, तो आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इस सीरीज से शायद नहीं छूटना चाहिए। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।